एसेसरीज जो आपको खरीदनी चाहिए मैकबुक एयर के साथ आने वाली है इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित और 2022 में खरीदा था मैंने मैकबुक एयर M1 जिसके साथ कुछ बेसिक एसेसरीज मुझे लेनी पड़ी थी। तो आज इसी वीडियो में मैं वो आपको रिकमेंड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एसेसरीज से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैकबुक एयर में हमें मिलते हैं सिर्फ 2 USB Type-C पोर्ट। तो एक्सटर्नल एसेसरीज को कनेक्ट करने के लिए मुझे लेना पड़ गया था केबल क्रिएशन का 7-in-1 USB हब, जिसके थ्रू ये मैं एक्सटर्नल मॉनिटर ड्राइव कर पा रहा हूँ। और जैसे कि मेरा कीबोर्ड, एक्सटर्नल SSD, ये सभी इसी एक्सटर्नल हब के बदौलत कनेक्टेड हैं। मेरे पास पर्टिकुलरली केबल क्रिएशन का ये वाला हब है जिसे आप देख सकते हैं। मैंने 22 अप्रैल 2023 को खरीदा और इसको खरीदने की ज़रूरत मुझे तब पड़ी जब मैंने एक एक्सटर्नल मॉनिटर अपने लिए लिया। बेसिकली उससे पहले मेरा काम उन 2 पोर्ट्स के साथ हो जा रहा था। तो इसका जो फीचर्स हैं, अभी यहाँ पे आप प्राइसिंग देख सकते हैं 5000, बट इसकी प्राइस जो वेरी करती रहती है। 2 दिन पहले चेक किया था वो 4500 थी, तो आप इसे उस तरीके से ले सकते हैं। अब इसके फीचर्स की बात कर लेता हूँ। तो इसमें है 100 वॉट Type-C PD पोर्ट है जिसे सिर्फ और सिर्फ आप कंप्यूटर को चार्ज करने में ही ला सकते हैं, उसके अलावा उससे कोई भी डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, इसके साथ हमें मिल जाते हैं 2 USB पोर्ट जो कि 3.0 हैं और इसमें जो HDMI पोर्ट है वो 4K 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। इसमें है एक ईथरनेट पोर्ट, SD और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये दूसरे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, जैसे 8-in-1 जिसमें आपको Type-C पोर्ट जो कि डाटा, जैसा आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में, डेटा सेंड करने के काम आएगा। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ इसके प्रोज में। तो जैसा कि सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसकी एक ब्रेडेड केबल है जो इसको लॉन्जिविटी प्रोवाइड करती है। एंड मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा कि आप इससे अपने मैकबुक को चार्ज करें, बेसिकली क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 से 9 वॉट की जो पावर है ये हब खुद लेगा। और अगर आपके पास मैकबुक एयर है, M1 है, तो जो उसके साथ चार्जर सप्लाइड होता है वो 30 वॉट्स का होता है। और अगर आप उस चार्जर को इसमें लगाएंगे तो 8 वॉट तो ये डिवाइस यूटिलाइज कर लेगा। फिर आपके मैकबुक को मिलेगी 22 वॉट, जिस वजह से आपकी बैटरी पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और बहुत सारे स्टार्टिंग में मैंने रेडिट में कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे जिनमें बताया गया था कि हब में पावर लगाने की वजह से मैकबुक का जो बोर्ड है वो फ्राई हो जाता है। हालांकि वो बाद में फिक्स हो चुके थे, बट फिर भी रिस्क क्यों लेना है अनलेस आपके पास एक 100 वॉट या 60 वॉट चार्जर ना हो। इनफैक्ट इसमें जब आप इसे लेंगे तो इसमें एक एक्सटर्नल स्टिकर आप देख सकते हैं। इसमें मेंशन किया गया है कि आपके पास एक 40 वॉट के ऊपर का चार्जर होना चाहिए, तभी आप इसे प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएंगे अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए भी और इस डिवाइस को रन करने के लिए भी। जैसे कि मेरे पास है 2 पोर्ट, तो एक पोर्ट पे मैं डायरेक्टली लगाता हूँ चार्ज और दूसरे में ये हब लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा काम चलता है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये डिवाइस काफ़ी हीट हो जाता है। वैसे भी ये ऑल मेटेलिक है, तो सिर्फ 1 या 2 बार जब मैं एक SD कार्ड यूज़ कर रहा था तो जब ये ओवर हीट हो गया था तो SD कार्ड को प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं कर रहा था। यही एक इशू मुझे फेस करना पड़ा, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा इशू इसमें नहीं है। हालांकि अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाए तो हो सकता है ये ऑपरेट करना बंद कर जाए, क्योंकि इसमें भी एक टेम्परेचर लिमिट अप्रॉक्सीमेटली 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की दी हुई है। उसके अलावा एक और छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी, अब हो सकता है वो मॉनिटर की हो। जैसे ये फॉर एग्जांपल इससे मॉनिटर मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, छोड़ो। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं ये कीबोर्ड का ये कीबोर्ड लगाऊंगा तो 1 सेकंड के लिए स्क्रीन छपाक हो सकती है। ये देखिए, आपने देखा। तो ये एक छोटी सी चीज़ जो मुझे लगी, हो सकता है ये हब की वजह से हो या फिर स्क्रीन का कुछ अपना वो हो। बाकी स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो SSD है सैमसंग की, उसकी स्पीड टेस्ट करने वाले हैं और ये है सैमसंग की T7। तो चलिए, ये ब्लैक मैजिक डिस्क स्पीड टेस्ट। ये देखिए, ये SSD को मैंने लगा दिया डायरेक्टली उससे PC से। अब टेस्टिंग करते हैं इसकी स्पीड की। लेट्स टेस्ट।
ये देखिए राइट स्पीड बिल्कुल दुगनी हो गई है और रीड स्पीड 637 के करीब आ रही है। तो इस लिस्ट में दूसरा प्रोडक्ट है हमारा सैमसंग का T7 एक्सटर्नल SSD। मैकबुक के साथ अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और आपने मैकबुक एयर का बेस वेरिएंट लिया है तो आपको एडिटिंग के दौरान काफ़ी तगड़ी स्टोरेज की प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जो इसका फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर है या फिर कोई भी और सॉफ्टवेयर है वो आपके काफ़ी स्पेस आपकी हार्ड ड्राइव कर लेंगे। तो इसीलिए एक्सटर्नल SSD का होना बहुत ही मस्त है। अब यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल SSD क्यों नहीं ली, उसका सिंपल रीज़न है स्पीड। अब मैं इसको, ये जो SSD है इसकी ट्रांसफ़र स्पीड जो कंपनी ने क्लेम की है वो है 1024 Mbps, ऑलमोस्ट 1 Gbps के करीब। हालांकि उस स्पीड को अचीव करने के लिए आपके पास जो USB पोर्ट होना चाहिए वो 3.2 Gen 2 पोर्ट होना चाहिए, बट मैकबुक एयर में वो पोर्ट नहीं है। तो 1 Gbps स्पीड मुझे आज तक कभी अचीव नहीं हुई है, बट 500 to 600 स्पीड काफ़ी अच्छी मुझे मिल जाती है। इसके अलावा ये जो SSD है ये एक और वेरिएंट में मिल जाती है जो कि है फिंगरप्रिंट वेरिएंट। इसे भी मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। SSD के साथ हमारे को मिल जाते एक Type-C to Type-C केबल और दूसरी केबल है Type-C to Type 3.0 केबल। और बाकी आप SSD लेने का प्लान करते हैं तो आप शॉक रेजिस्टेंस या IP68 रेटिंग वाली SSD भी चेक कर सकते हैं। हालांकि ये जो सैमसंग की T7 है ये मुझे नहीं लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आती है कि नहीं, इसीलिए मैंने इसके साथ एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क केस भी ले रखा है जिसे आप चेक कर सकते हैं। हालांकि ये जो केस है ये बिल्कुल खोखला सा केस है, तो मैं वैसे अगर ये SSD नहीं होती तो मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। अगर आप SDD नॉर्मल HDD के लिए ये सैको का जो केस है ये मैं यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा आप अगर हब ले लेंगे तो इसकी ज़रूरत है नहीं। ये Type-C to Type-A केबल है जिसमें ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव डायरेक्टली मैकबुक के साथ कनेक्ट की जा सकती है। बट आपको एक और चीज़ मैं बता दूंगा कि अगर आप नए नए मैक OS में शिफ्ट हुए हैं तो आपकी NTFS फॉर्मेटेड हार्ड ड्राइव जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीड होंगी, ना तो कुछ भी आप पेस्ट कर पाएंगे ना ही उस हार्ड ड्राइव से कुछ डिलीट कर पाएंगे। उस हार्ड ड्राइव को आपको दोबारा से रीफॉर्मेट करना होगा एक दूसरे फाइल सिस्टम में। अब बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट की, तो वो है रेड लेमन का ये जो स्लीव। तो आप मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे पास मैकबुक एयर 2017 को भी काफ़ी पहले यूज़ किया करता था और उसमें भी मैंने इस स्लीव का इस्तेमाल किया था। और उस मैकबुक एयर को मैं अपनी ट्रैवल्स में लेके गया था जहाँ पे अन्नपूर्णा रेंज में ऑलमोस्ट 10 दिन तक मैं एक फुल लोड के साथ ट्रैक करता रहा, उसे -10 डिग्री तक भी लेके गया। रिसेंटली भी मैंने एक और जर्नी की है जिसमें ऑलमोस्ट 28 डेज लैपटॉप के साथ मैंने स्लीव में रख के ट्रैवल किया था। तो ये काफ़ी अच्छा स्लीव मुझे लगा और इसके जो मोटे मोटे फीचर्स बता देता हूँ। इसके अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल इन्होंने लगा रखा है जिस वजह से आपका लैपटॉप में स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। और एक और अच्छी खासियत जो इसमें, ये देखिए आप, इवन आपने लैपटॉप को इसके अंदर रखा हुआ है तो आप इसे बिना लैपटॉप को इससे बाहर निकाले हुए चार्ज कर सकते हैं। मैकबुक एयर M1 लेते हैं तो वो इसमें पूरा फिट होने के बावजूद भी इसमें कुछ स्पेस बचती है। हालांकि इस बैग को स्टैंड अलोन मैं अपने हाथ में लेके नहीं जाता हूँ, इसको भी अपने बैग के अंदर रखता हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा केचुआ का बैकपैक जिसमें मैं इसको कुछ इस तरीके से फिट कर देता हूँ। उसके अलावा एक और ट्रैवल बैग रक्सैक है जिसके साथ एक छोटा सा 15 लीटर का मिनी बैकपैक मिला था। उसके अंदर भी मैं अपने लैपटॉप को सिंपली स्टोर यही कुछ बेसिक एसेंशियल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ मैकबुक एयर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।